हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो हम लोग लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में CFSE की वैल्यूज़ निकालना सीख लिया था। हम लोगों ने CFSE की वैल्यूज़ निकालना सीख लिया था। किस केस में सीखा था? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कौन सी फील्ड? ऑक्टाहेड्रल फील्ड। कौन सा केस? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर वीक फील्ड लिगैंड हो जाए तब क्या होगा। तो लॉजिक हम लोग सीख चुके हैं, बस प्रोसेस बची है। प्रोसेस सब लोग जान चुके हैं, तो सिर्फ काम करना है। जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप लोग सीख चुके हैं। तो अगर वीक फील्ड लिगैंड होगा तो क्या होगा, उसमें भी हम सारे केस देख लेते हैं। अगर D1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ये वीडियो जो भी देख रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट वीडियो पहले देखे, तभी ये वाली बातें समझ में आएंगी। तो D1 अगर होगा, D1 क्या है? सेंट्रल एटम में जितने D में इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे जाएगा। ये कौन सा फील्ड था? स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड था। ये कौन सा फील्ड बना हुआ है? ये बना हुआ है ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कहाँ भरेंगे? यहाँ वाले भी भरेंगे। ये 3 नीचे वाले क्या कहलाते थे बच्चों? T2G। ये 2 ऊपर वाले क्या कहलाते थे? EG। ठीक है। तो CFSE क्या होगा? क्या आपको अभी तक शायद याद हो चुका हो कि ये वाला जो लेवल था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था बेरी सेंटर। और यहाँ से कितना नीचे आते थे हम लोग? 0.4 डेल्टा O नीचे आते थे। और ऊपर कितना जाते थे? 0.6 डेल्टा O जाते थे। तो एक इलेक्ट्रॉन 0.4 डेल्टा O से नीचे आया है, तो इसकी एनर्जी के रिस्पेक्ट में कितनी कम हो गई? -0.4 डेल्टा O यूनिट से कम हो गई। तो CFSE की वैल्यू -0.4 डेल्टा O आ जाएगी। अगर D2 होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो ये क्या हो जाएगा? -0.8 डेल्टा O हो जाएगा। अगर D3 होगा तो ऐसे होगा, इसमें ऐसे हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो -1.2 डेल्टा O हो जाएगा। लेकिन जब D4 होगा तब क्या होगा? यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएंगे। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहला तो यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा। चौथे के लिए आपको बताया गया था कि 2 ऑप्शन हैं, या तो यहाँ पेयरिंग कराई जाए या ऊपर भेजा जाए। अगर पेयरिंग कराएंगे तो P एनर्जी खर्च होगी, पेयरिंग एनर्जी खर्च होगी। अगर पेयरिंग कराएंगे तो P एनर्जी खर्च होगी, और ऊपर भेजेंगे तो डेल्टा O खर्च होगा, है ना। कौन सा काम कराना चाहिए जिसमें कम एनर्जी खर्च हो? कम एनर्जी किस में खर्च हो रही है? यहाँ तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ऊपर भेजना आसान है, तो हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देंगे? ऊपर भेज देंगे। तब की बार देखो, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं तो -1.2 डेल्टा O बन जाएगा, क्योंकि 3 नीचे आए हैं, एक ऊपर गया है। जो ऊपर गया है वो कितने से ऊपर जाता है? वो 0.6 से ऊपर जाता है। तो 3 नीचे हैं और एक ऊपर है, तो नेट एनर्जी क्या बचेगी? जो नीचे गए हैं उनकी वजह से कितना हो गया? -1.2 डेल्टा O। जो ऊपर गया है वो कितना ले गया? 0.6 डेल्टा O। तो नेट एनर्जी क्या बन जाएगी? -0.6 डेल्टा O बन जाएगी। ठीक है। D5 में आते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3। फिर क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग कराने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ऊपर भेज देंगे, D5 हो जाएगा। अब देखो, ये 3 नीचे आए हैं तो -1.2 बन रहा होगा, 2 ऊपर गए हैं तो +1.2 बन रहा होगा, तो इसका CFSE बच्चों कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 6 में चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें 6 में चलोगे तो 1 2 3। वीक फील्ड लिगैंड तो पेयरिंग नहीं होगी, ऊपर चला जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, 4 5, अब पेयरिंग होगी 6। अब इसमें देखो क्या हुआ है, D5 का देखो, D5 का 0 था ना, तो यहाँ पर बस इस D5 से बस एक और नीचे आ गया, है ना। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को छुपा लूँ तो बाकी तो D5 बन रहा है। D5 का 0 था, बस एक इलेक्ट्रॉन नीचे आया, तो कितना बन जाएगा ये? -0.4 डेल्टा O बन जाएगा। प्लस माइनस हो रहा है बस। फिर चलते हैं हम लोग D7 के लिए, और D7 में आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें D7 कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो क्या हो जाएगा? 0.8 डेल्टा O हो जाएगा, है ना। D8 चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8। यहाँ पर कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बनेगा -1.2 डेल्टा बन जाएगा, है कि नहीं। फिर हम लोग चलते हैं D9 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनेगा। अब देखो -1.2 नीचे था और एक ऊपर चला गया, तो कितना हो जाएगा -0.6 डेल्टा हो जाएगा। D10 में तो देखो सभी बढ़ जाएंगे, है ना, यहाँ भी सभी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे 6 जो हैं मिलके वो क्या बन जाएंगे 2.4, ऊपर वाले भी 4 मिलके क्या बन जाएंगे 2.4, नेट क्या हो जाएगा 0। तो CFSE कितनी आ गई 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पेयरिंग एनर्जी वाला सीन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग पेयरिंग करा ही नहीं रहे थे। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे थे, पहले इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहे थे, फिर पेयरिंग करा रहे थे। जैसे यहाँ पर पेयरिंग का डिफरेंस आ रहा था ना, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे थे, तो P वाला टर्म आ रहा था। लेकिन जब हम लोग वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो देखें कहीं भी P नहीं आया है, क्योंकि इधर की फील्ड में और इधर की फील्ड में पेयरिंग में डिफरेंस नहीं है। तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग की ज़रूरत हमें, पेयरिंग का डिफरेंस CFSE में हमें नहीं दिखता है, ठीक है। अब मैं आपसे ऑब्ज़र्व करने के लिए कहूँगा कि अब आप ऑब्ज़र्व करें ज़रा, कि क्या, एक पहली बात तो ये ऑब्ज़र्व करें कि क्या CFSE इन मोस्ट ऑफ द केसेस निगेटिव बैठी हुई है। CFSE की जो वैल्यूज़ आई हैं, वो वैल्यूज़ कैसी हैं? वो वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं या वो वैल्यूज़ निगेटिव वैल्यूज़ हैं? वो वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं या फिर वो वैल्यूज़ निगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 2-3 केसेस में ज़ीरो हैं, अदरवाइज़ उनकी वैल्यू कैसी हमें दिख रही है? निगेटिव दिख रही है। CFSE की वैल्यू कैसी दिख रही है? निगेटिव दिख रही है। और CFSE की वैल्यू अगर निगेटिव है, तो क्या मतलब हुआ इसका? CFSE क्या था, क्या आपको याद है? CFSE क्या था? CFSE था कि इस वाली फील्ड में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, और अगर इस वाली फील्ड में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, इस वाली फील्ड में मतलब किस में? स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, या फिर ये जो पर्टिकुलर फील्ड है, वैसे तो CFSE की डेफिनेशन में कोई पर्टिकुलर फील्ड आती है। इस समय हम लोग किस फील्ड की बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में फोकस कर रहे हैं। तो CFSE क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसमें जाते या इलेक्ट्रॉन इसमें जाते, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है, में यहाँ की एनर्जी कम आ रही है, क्योंकि CFSE की वैल्यू निगेटिव है ना। निगेटिव का मतलब क्या, कि एनर्जी यहाँ की एनर्जी से कम है। जैसे कि D1 में हमने देखा था, तो D1 में CFSE की वैल्यू क्या आई थी? D1 में CFSE की वैल्यू क्या आई थी? D1 में CFSE की वैल्यू क्या आई थी? -0.4 डेल्टा। इसका मतलब इस फील्ड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल है या इस फील्ड में? ये वाला वैल्यू लिखा है वो क्या है? वो इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी लिखी है। इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी ज़्यादा है या कम है? इसकी एनर्जी कम है ना, कम है, इसलिए किसका साइन लगाया गया है? माइनस का। और सभी जनरली नेगेटिव ही आ रहे हैं। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है ना, जो D इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो एनर्जी है वो कम होने वाली है। और एनर्जी कम होने का मतलब क्या होता है? एनर्जी कम होने का मतलब होता है स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो क्योंकि CFSE की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड या इन पर्टिकुलर लिगेंड फील्ड कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, ठीक है। किससे ज़्यादा हो रही है? स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो किससे ज़्यादा हो रही है? इस वाली फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो जो कॉम्प्लेक्स बने हैं वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड में ना जाके किस फील्ड में चले गए हैं? एक पर्टिकुलर लिगेंड फील्ड में चले गए हैं। यहाँ पर वो पर्टिकुलर लिगेंड फील्ड कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। ये भी हम लोग लास्ट क्लास का ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो Fe2+ को हमने पानी में डाला था, तो पानी ने उसको हर तरफ से घेरा या पर्टिकुलर 6 डायरेक्शन से घेरा? तो पर्टिकुलर 6 डायरेक्शन से घेरा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाई। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में उसकी स्टेबिलिटी जो स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड थी उसकी स्टेबिलिटी से ज़्यादा है।
स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब एनर्जी कम है, और वो एनर्जी जो कम है वो कौन इंडिकेट कर रहा है, वो CFSE इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि CFSE की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में कम हो रही है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड के रिस्पेक्ट में कम हो रही है। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व की कि जनरली CFSE वैल्यूज़ आर नेगेटिव, विच मीन्स complexes are more stable in particular ligand field with respect to spherical symmetrical field। ठीक है, दूसरी बात हम लोग ये सीखेंगे कि हमने दो केस सीखे, एक सीखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में CFSE, और एक सीखा हम लोगों ने वीक फील्ड लिगैंड के केस में CFSE। अब ये आप नोटिस करें, आपने शायद नोट कर लिया होगा, और अब नोटिस करें कि किस केस में CFSE ज़्यादा निगेटिव है। CFSE निगेटिव तो है, लेकिन किस केस में ज़्यादा निगेटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स के केस में या वीक फील्ड लिगैंड्स के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स के केस में या वीक फील्ड लिगैंड के केस में, किस में CFSE की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है, किस में CFSE की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है, किस में CFSE की वैल्यूज़ ज़्यादा निगेटिव में है। तो आंसर इसका साफ है कि ज़्यादा निगेटिव किस में है, ज़्यादा निगेटिव किस में, ज़्यादा निगेटिव है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ निगेटिव है। किसी के मन में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर प्लस में P तो है, यहाँ पर प्लस में P तो है, लेकिन ये जो P जो प्लस में लिखा हुआ है ना, वो कब लिखा हुआ है, जब डेल्टा O की वैल्यू P से बड़ी है। तो ये जो P है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, ये जो P है उसकी वैल्यू डेल्टा O के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी नहीं होती है, जब डेल्टा O बड़ा होता है किससे, P से। ठीक है, तो ये P को P से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस ये वाला कंपेयर करना है। जैसे D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में D4 में कितना CFSE आया, -1.6 आया, और अगर वीक फील्ड लिगैंड हम देखते, वीक फील्ड लिगैंड देखते तो इसमें D4 में कितना CFSE आया, 0.06 आया। वहाँ पर कितना आया था, वहाँ पर कितना आया था, -1.6, और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर कितना है, -0.6। तो कौन सा CFSE ज़्यादा निगेटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला या वीक फील्ड वाला, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला CFSE ज़्यादा निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात, पहला ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या सीखा था कि CFSE की वैल्यूज़ जनरली नेगेटिव हैं। इसका मतलब पर्टिकुलर लिगैंड फील्ड में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो पर्टिकुलर लिगैंड फील्ड में जा रहे हैं, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहे हैं। दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड में से किस में CFSE ज़्यादा निगेटिव है, तो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, सामने टेबल में आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में CFSE की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में CFSE की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन से लिगैंड ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या वीक फील्ड लिगैंड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ज़्यादा बनाते हैं स्टेबल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बातें आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ज़रूरत पड़े तो लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर सामने लिखा हुआ नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो है जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला है। क्यों, क्योंकि उनके पास लोन पेयर है ना, तो वो लोन पेयर पास में ला रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग हम कह रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, वो ज़्यादा पास में आ पाएगा या दूरी रह जाएगा। स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो तो ज़्यादा पास में आएगा, और वो ज़्यादा पास में आ रहा है किसके, सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के ज़्यादा पास में आ रहा है लिगैंड। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा सेंट्रल एटम को उतना ही ज़्यादा पास आएगा। और ये जो CFT की थ्योरी थी उसमें हमने क्या माना था, CFT की थ्योरी में माना था कि सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, और लिगैंड क्या है, लिगैंड है पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में मैं स्ट्रॉन्ग शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो एक इंडिकेशन आ रहा है कि वो जो लिगैंड है वो बहुत ज़्यादा पास आने वाला है। और प्लस माइनस जब पास में आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। प्लस माइनस जितने ज़्यादा पास में आते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होती चली जाती है। एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग उसको उस सेंस में भी समझ सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड से आपके समझ में आना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट करने वाला है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होने वाली है, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, और अगर कोई पूछेगा ज़्यादा किससे होने वाली है, तो बोल देना है P से ज़्यादा होने वाली है। और जितना स्ट्रॉन्गर लिगैंड आएगा डेल्टा नॉट की वैल्यू उतनी ज़्यादा रहेगी, जितना स्ट्रॉन्गर लिगैंड आएगा सेंट्रल एटम के उतना ही पास आएगा, जितना स्ट्रॉन्गर लिगैंड आएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है।
कैसे प्रूव करोगे कि स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है? CFSE की वैल्यू निकाल के दिखा देना। CFSE की वैल्यू निकाल के दिखा दोगे, ज़्यादा नेगेटिव आ रही होगी, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ। एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल दैन वीक फील्ड लिगैंड कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो अभी भी मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल दैन वीक फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस। क्यों कैसे पता चला? बिकॉज फॉर SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स CFSE इज मोर नेगेटिव। CFSE इज मोर नेगेटिव यानी एनर्जी कम है, यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये टेबल में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और फिर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते थे तो क्या होता था? बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते थे तो क्या होता था? क्या पेयरिंग हो जाती थी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आ रहा था तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा थी ना, और स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा थी तो हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के बजाय क्या कर रहे थे? नीचे पेयरिंग करा दे रहे थे। और जब नीचे पेयरिंग करा दे रहे थे बच्चों, तो चांसेस ये हो रहे थे कि ऊपर वाले जो EG थे, EG इलेक्ट्रॉन्स थे, EG वाला जो ऑर्बिटल था वो खाली रह गया था। याद है? ऊपर वाला EG क्या रह गया था? खाली रह गया था। देखो, ये टेबल आपकी कॉपी में ऑलरेडी जा चुकी है। D1 में EG खाली है, D2 में EG खाली है, D3 में EG खाली है, D4 में भी EG खाली है, क्योंकि SFL आया था तो हमने चौथे इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के बजाय पेयरिंग करा दी थी। 5वें में भी EG खाली है क्योंकि नीचे पेयरिंग करा दी थी। 6ठे में भी EG खाली है क्योंकि पेयरिंग करा दी थी। उसके आगे खाली होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये वाले जो केस बन रहे हैं ना, कौन से? D4 वाले, D5 वाले, D6 वाले, इन सब में देखो EG खाली है। ठीक है, D1 में तो EG खाली होना ही है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन नीचे ही जाएगा। D2 में भी खाली होना ही है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। D3 में भी ऊपर खाली रहना ही है, लेकिन D4 में ऊपर भी आ सकता था, D5 में ऊपर भी आ सकता था, D6 में ऊपर भी आ सकता था, लेकिन नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि पेयरिंग हो गई, है ना। और अगर पेयरिंग हो गई नीचे ही तो ऊपर के EG खाली रह गए, तो इन सब के हाइब्रिडाइजेशन कौन से बन रहे थे? D2sp3 बन रहे थे। इन सब के हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रहे थे? D2sp3। जबकि वीक फील्ड लिगैंड जब हो रहा था, तो फिर D4 का क्या बन रहा था? sp3d2। D5 का क्या बन रहा था? sp3d2। D6 का क्या बन रहा था? sp3d2। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में ये सब में EG खाली था, और EG खाली था तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रहा था? D2sp3। तो क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, तो उसी से एक दूसरी बात भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी तो ऊपर वाला EG खाली रहेगा। और जब ऊपर वाला EG खाली होता था तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता था? तो हाइब्रिडाइजेशन होता था D2sp3, है ना। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वाले कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि D2sp3 sp3d2 से ज़्यादा स्टेबल है। D2sp3 sp3d2 से ज़्यादा स्टेबल है। ये बात भी हम CFSE से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा SFL वाला और ये हो जाएगा WFL वाला। SFL में जो CFSE थी वो ज़्यादा नेगेटिव थी, WFL में जो CFSE थी वो कम नेगेटिव थी। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आ रहा था तभी नीचे पेयरिंग हो जा रही थी और D2sp3 पॉसिबल हो जा रहा था। हालांकि कभी कभी ऐसा था कि वीक फील्ड लिगैंड में भी D2sp3 हो रहा था, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर केस कह रहे हैं। जैसे D4 में ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है, D5 में ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है, D6 में ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में D2sp3 की स्टेबिलिटी sp3d2 की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, इसका एक और लॉजिक है जो लिखा नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो उसको लिख लीजिएगा कि ये जो D2sp3 है उसमें जो D होता है वो इनर ऑर्बिटल होता है। जैसे ये 3 का हो जाएगा, ये 3D हो गया, तो ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। और sp3d2 में जो D होता है वो आउटर होता है। जैसे ये 4s है, ये 4p है, तो ये 4d हो जाएगा। ठीक है, ये वाला D कौन सा है? 3D। तो ये वाला D कौन सा है? 4D। अब बोलो किसके ऑर्बिटल्स ज़्यादा छोटे होंगे, 3D वाले के या 4D वाले के? 3D वाले के, है ना। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन बनाएगा? छोटा वाला या बड़ा वाला? छोटा वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने वाला है, ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में रहने वाला है। न्यूक्लियस के जितने पास में रहेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। इसलिए D2sp3 की स्टेबिलिटी sp3d2 से ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोगों ने पिछले एग्जाम्पल्स में शायद देखा हो, जब भी EG खाली था
जब भी Eg खाली था तो हम कौन सा हाइब्रिडेशन बोल देते थे, D2sp3, क्योंकि इनर की स्टेबिलिटी आउटर की स्टेबिलिटी से ज़्यादा है। जब D2sp3 बोला था तो बाहर का भी D खाली था, जब Eg खाली था, जब 3D का D 3D x² y² और 3D z² खाली था तो 4D भी तो खाली था। ऐसा तो नहीं था कि 4D भरा हुआ था, तब भी हम 3D के साथ चले जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर इनर D खाली है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है, उसकी CFSE ज़्यादा नेगेटिव चली जाने वाली है। ठीक है, तो इनर D या D2sp3 की स्टेबिलिटी sp3d2 से ज़्यादा है। फिर D2sp3 में जो D पार्टिसिपेट करते हैं वो इनर D होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें जो D होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आउटर होते हैं। इनर मतलब इनर शेल, जैसे ये 3D, ये 4s, ये 4p, तो ये तो फोर्थ शेल क्या हो गए, ये किस शेल का है, थर्ड शेल का। जबकि ये 4s 4p 4d, तो ये आउटर शेल का ही है, इसलिए आउटर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, D2sp3 को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बुलाते हैं, और sp3d2 को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बुलाते हैं। लो स्पिन का मतलब क्या, जब D2sp3 हो रहा था तो जनरली नीचे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जा रही थी, ना, और इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग हो जाती है तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो टोटल स्पिन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और sp3d2 जनरली कब हो रहा था, वीक फील्ड लिगैंड के केस में, जनरली जहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है वो जगह कौन सी थी, वीक फील्ड लिगैंड वाली। तो इसमें क्या हो रहा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही थी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही थी तो हम उसे क्या बुला सकते हैं, हाई स्पिन। ठीक है, तो कभी कभी हम D2sp3 को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नाम से बुला सकते हैं, या इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नाम से बुला सकते हैं, और sp3d2 को हम आउटर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, फिर एक लाइन और लिखी है, फ्रॉम अबव CFSE डेटा इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट जनरली CFSE वैल्यूज़ आर मोर नेगेटिव फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हम लोगों ने डेटा देखा उससे हमें पता चल चुका है कि CFSE की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव किसके लिए है, SFL के लिए है, इसीलिए SFL के केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जल्दी से देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बातें कर रहे थे। अभी तक जितनी भी बात की वो किसके लिए की थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, जिसमें 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल थे, sp3d2 या D2sp3। ठीक है, एक था इनर और एक था आउटर। ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी थी बच्चों, D2sp3 की। अब हम किस पे आ रहे हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बच्चों 2 केसेस थे, अगर आपको याद हो, VBT में 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल थे। कौन कौन से, एक था sp3 और एक था DsP2। sp3 में शेप कौन सा था, टेट्राहेड्रल, और DsP2 में शेप कौन सा था, स्क्वायर प्लेनर। उसमें D कौन सा पार्टिसिपेट करता था बच्चों, D x² y²। अभी हम कौन सा केस देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल। केस देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ध्यान से ये डायग्राम देखें। ये डायग्राम जो है वो देखने में तो 2D है, लेकिन एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है बच्चों वो 3D की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 3D। ठीक है, याद करो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगैंड कैसे आ रहे थे, बताया गया कैसे आ रहे थे, तो आंसर है एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे थे। 6 लिगेंड आ रहे थे, सभी के बीच के एंगल कितने थे, या तो 90 थे या 180 थे, तो हमने कह दिया था कि सभी लिगेंड किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, क्या टेट्राहेड्रल में जानते हो बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp3 में किसी को याद है क्या, केमिकल बॉन्डिंग पिछले साल की बात हो गई है। टेट्राहेड्रल में कितना बॉन्ड एंगल होता है, महेश बेटा कितना बॉन्ड एंगल होता है sp3 में, अगर इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन हुआ है ना, तो कितना बॉन्ड एंगल होता था, 109 डिग्री 28 मिनट होता था। कितना बॉन्ड एंगल होता था, 109 डिग्री 28 मिनट। अब सभी लिगैंड जब 109 डिग्री 28 मिनट से आ रहे हैं तो क्या बोल सकते हो कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे हैं। फिर से, टेट्राहेड्रल में क्या बॉन्ड एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट,
अब अगर शेप टेट्राहेड्रल बनना है तो लिगेंड्स एक दूसरे से किस एंगल पर आ रहे होंगे? 109 डिग्री 28 मिनट पर आ रहे होंगे। जब लिगेंड्स एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पर आ रहे हैं तो क्या आप बोलेंगे कि लिगेंड्स एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे हैं? नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? एक्सियल से नहीं आ रहे हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? तो बोलना पड़ेगा कि लिगेंड्स नॉन एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे हैं। लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं? नॉन एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे हैं, क्योंकि अब की बार वो एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? 109 डिग्री 28 मिनट बना रहे हैं। ठीक है। अब जो नॉन एक्सियल डायरेक्शन है उसमें भी थोड़ी सी बात करनी है। ये मैंने बनाया है ईजी, ये ईजी एक लोब बनाया है। ईजी लोब यानी कौन सा? ये कौन सा मैंने ऑर्बिटल बनाया है? कौन सा लोब बनाया है? एक्सियल का बनाया है। ये एक्सियल के लिए ना, ईजी एक्सियल था। और ये T2G याद है किसके लिए बोलते थे? T2G हम लोग बोलते थे नॉन एक्सियल के लिए। जब टेट्राहेड्रल फील्ड होती है, जब टेट्राहेड्रल फील्ड होती है तो जो लिगैंड होता है, जो लिगैंड होता है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है? किस डायरेक्शन से आ रहा है? हमने क्या बोला है? किस डायरेक्शन से आ रहा है? नॉन एक्सियल डायरेक्शन से आ रहा है। और ये जो नॉन एक्सियल डायरेक्शन है, ये जो नॉन एक्सियल डायरेक्शन है वो ऐसी डायरेक्शन है जिसमें, ये जो नॉन एक्सियल डायरेक्शन है वो ऐसी डायरेक्शन है जिसमें ये जो लिगैंड की डायरेक्शन है एक्सियल के साथ और नॉन एक्सियल के साथ, एक्सियल के साथ वो 55 डिग्री पर आता है। जो लिगैंड है वो एक्सियल के साथ किस डायरेक्शन में आ रहा है? वो एक्सियल के साथ आ रहा है बच्चों 55 डिग्री एंगल पर। और नॉन एक्सियल से वो किस डायरेक्शन पर आता है? 35 डिग्री पर। लिगैंड जो है वो ना इसके सामने से आ रहा है ना इसके सामने से आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हो रहा था? वो एक्सियल के ठीक सामने से आ रहा था, एक्सियल के ठीक सामने से आ रहा था, इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, 6 डायरेक्शन से आ रहा था। लेकिन इस बारी क्या हो रहा है? इस बारी ये नॉन एक्सियल डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन ये नॉन एक्सियल डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जिससे जब वो आता है तो एक्सियल से वो किस एंगल पर अप्रोच कर रहा है? एक्सियल को किस एंगल पर अप्रोच कर रहा है? 55 डिग्री पर। और नॉन एक्सियल वाले को किससे अप्रोच कर रहा है? 35 पर। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये 3D की बात है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये 55 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, तो मिला के 90 डिग्री हो गया, ये तो गलत डायग्राम बना हुआ है। लेकिन ये 2D डायग्राम बना हुआ है। और ये जो एंगल लिखे हुए हैं, कौन से एंगल लिखे हुए हैं? 3D एंगल लिखे हुए हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लिगैंड आ रहा है वो किसके सामने से आ रहा है? तो वो किसके सामने से आ रहा है? क्या वो एक्सियल के सामने से आ रहा है? नहीं। क्या वो नॉन एक्सियल के सामने से आ रहा है? नहीं। ये बात आपको इस डायग्राम में दिखनी चाहिए, ना नॉन एक्सियल के सामने से आ रहा है ना एक्सियल के सामने से आ रहा है। ठीक है। अब मैं पूछूंगा एक्सियल से कितने डिग्री पर आ रहा है, तो आप बोलेंगे 55 डिग्री पर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। नॉन एक्सियल से कितने डिग्री पर आ रहा है? 35 डिग्री पर। तो अगर मैं पूछूँ, अच्छा ये बताओ किसको ज़्यादा रिपल्शन लग रहा होगा इस बार? किसके ज़्यादा पास से आ रहा है ये? किसको ज़्यादा एक्साइटेशन ज़्यादा फील हो रहा होगा? ये जो फील्ड क्रिएट करने वाला है उस फील्ड की एनर्जी ज़्यादा किसको फील होने वाली है? ईजी को या T2G को? तो फील्ड की एनर्जी तो उसको ज़्यादा फील होगी जो ज़्यादा पास में होगा। और ज़्यादा पास में कौन है? ज़्यादा पास में कौन है? ज़्यादा पास में कौन है? ज़्यादा पास में ईजी है या T2G है? तो ये ज़्यादा पास में तो इसके है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड एंगल कम है, इसके साथ छोटा बॉन्ड एंगल बना रहा है ना, तो ये T2G के ज़्यादा पास में आने वाला है और EG के कम पास में आने वाला है। ठीक है। तो इस लिगैंड का इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा एक्साइटेशन, ज़्यादा रिपल्शन शब्द शायद सही ना हो, लेकिन एक्साइटेशन किसको ज़्यादा फील होगा? उसकी एनर्जी ज़्यादा किसको फील होगी? T2G को। T2G को ज़्यादा फील होगी। अब पुरानी बातें याद करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगैंड कैसे आ रहे थे? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगैंड एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे थे, तो ज़्यादा एक्साइटेशन किसको फील हो रहा था? एक्सियल को। लेकिन यहाँ पर लिगैंड किसके अगेंस्ट आ रहे हैं? तो ना एक्सियल के अगेंस्ट आ रहे हैं ना नॉन एक्सियल के अगेंस्ट आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पास से किसके आ रहे हैं? नॉन एक्सियल के। तो ज़्यादा एक्साइटेशन किसको फील होने वाला है? नॉन एक्सियल को ज़्यादा एक्साइटेशन फील होने वाला है। और अगर नॉन एक्सियल को ज़्यादा एक्साइटेशन फील होने वाला है तो अब की बार डायग्राम बच्चों बदल जाएगा, जो स्प्लिटिंग थी वो बदल जाएगी। ये डायग्राम हम लोग पहले बना चुके हैं, ऐसा ही डायग्राम। ये एनर्जी है, 5d ऑर्बिटल हैं, 5d ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल एटम में। ये कब बनाया है? ये तब बनाया है जब कोई फील्ड नहीं थी, नो फील्ड।
कोई लिगेंड नहीं। और जब स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड थी बच्चों तब क्या हुआ था, जब स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड थी तो हर तरफ से लिगेंड आ रहा था, और अगर हर तरफ से फील्ड आ रहा था, हर तरफ से लिगेंड आ रहा था, तो सभी को रिपल्शन क्या लग रहा था, समान लग रहा था। तो सभी में जो एक्साइटेशन हुआ वो समान हुआ। लेकिन अब फील्ड कौन सी है, अब फील्ड कौन सी है, अब है टेट्राहेड्रल फील्ड। और अगर टेट्राहेड्रल फील्ड है तो ज़्यादा रिपल्शन किसको लगने वाला है, ज़्यादा रिपल्शन T2G को लगने वाला है, क्योंकि लिगेंड T2G को ज़्यादा पास से अप्रोच कर रहा है। और अगर ज़्यादा रिपल्शन T2G को लगने वाला है तो अब की बार T2G ऊपर चले जाएंगे और EG थोड़ा नीचे रह जाएंगे। अब की बार ऊपर कौन चला गया, T2G, नीचे कौन रह गया, EG। बाकी सारी बातें बच्चों सेम रहती हैं। ये वाली लाइन क्या कहलाती थी, ये वाली लाइन कहलाती थी बैरी सेंटर, याद है ना। EG T2G से ये वाला जो गैप होता था बैरी सेंटर से T2G नीचे आता था पिछले डायग्राम में, कितने से नीचे आता था, 0.4 से। तो ये अभी भी 0.4 है, लेकिन नीचे के बजाय कहाँ चला गया है, ऊपर। और ये EG कहाँ जा रहा था, लास्ट डायग्राम में ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ नीचे है, लेकिन वैल्यू वही 0.6 डेल्टा O। ये मैंने बच्चों डेल्टा O गलत लिख दिया है, ये डेल्टा T कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अब की बार जो डायग्राम है वो किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, T बनाना पड़ेगा। और ये जो टोटल डिफरेंस है, ये जो टोटल डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, डेल्टा T का हो जाएगा। समझ पाए, डायग्राम पलट गया, डायग्राम पलट गया। वहाँ पर EG ऊपर था, T2G नीचे था, यहाँ पलट गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस डेल्टा O के बजाय क्या हो गया है, डेल्टा T। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अब की बार लिगेंड T2G को ज़्यादा अप्रोच कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, EG के रिस्पेक्ट में। इसलिए इसको रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, इसको रिपल्शन कम लगेगा, इसलिए ऐसा डायग्राम आया। स्प्लिटिंग को हम क्या बुलाएंगे, वहाँ पर डेल्टा O बुला रहे थे, यहाँ पर डेल्टा T बुलाएंगे। ठीक है।